अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आर्शीमेदिस के उसूल है। उससे भी पहले जो आपने देखे कि वो है, क्या आप जानते हैं, ये इस टाइप का आपने सुने, ठीक है। किसी शय को माय में डालने पर वो शय माय पर तैरेगी या माय में डूब जाएंगी या माय के अंदर तैरेगी, ये किस तरह तय करेंगे। जैसे ये अगर कोई शय है यहाँ पर रखे पर ये, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। आपने देखे होंगे कि अगर इसके अंदर पानी भरे अपन, बराबर है। अब ये कोई शय है, कोई शय इसके ऊपर तैरेंगी भी, कोई शय यहाँ डूब जाएंगी, और कुछ कुछ शय जो है आपको देखेंगे कैसा दरमियान में रहेंगी। तो ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो ये डिपेंड करेगी उसकी कसाफत पर। क्या पर डिपेंड करेगी, कसाफत पर तय करेंगी। अगर कसाफत पानी की कसाफत से कम हो तो वो पानी पर क्या होगा, तैरेगी। कम रहेगी, बराबर रहेगी तो क्या होगा, बराबर रहेगी तो दरमियान में रहेंगी, इस टाइप से रहेंगी। और ज्यादा रहेंगी तो डूब जाएंगी। क्या होगा, डूब जाएंगी। बस ये तीन चीजों का ख्याल रखना है। देखो यहां पर अपन ये देखते कि किस तरीके से आर्शीमेदिस का उसूल जो है वो काम किया। सफा नंबर आपकी जो बुक है उसके अंदर ये मौजूद है। आप चाहे तो सफा नंबर बुक का जो है आपके 20 है, 8वीं जमात की जो बुक है उस पर आप चेक कर सकते कि दिखाए गए तरीके में से एक बड़ा रबर बैंड को एक नुक्ते पर काट दीजिए। उसके एक सिरे पर साफ धोया हुआ एक छोटा पत्थर 50 ग्राम कमियत की शय का बांध दीजिए। अब रबर बैंड के दूसरे सिरे को जहां उंगलियों से आपने पकड़ा है वो पेन से निशान लगाइए। पत्थर या वजन को हवा में लटकाए रखिए। ऊपर के निशान तक रबर बैंड की लंबाई नापिए। अब एक बर्तन में पानी भर के पत्थर को उसमें दोबारा रखिए। अब रबर की लंबाई नापिए, क्या होगा, बोलो क्या होगा। अगर आपने, जो बच्चे, आज के जमाने में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले जमाने के अंदर जो लोग कुएं से पानी खींचते थे, तो जब तक बाल्टी पानी में डूबी हुई रहती थी तो उसका वजन कम रहता था, क्योंकि उसका बहुत सारा वजन कौन बैलेंस कर लेता था, पानी बैलेंस कर लेता था। बिल्कुल इसी तरह जब पत्थर को पानी में डाला जाता है तो कुव्वते उछाल की वजह से, पानी की कुव्वते उछाल की वजह से वो पत्थर का जो वजन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेती है, जिसकी वजह से अगर अपन ने ऐसे रबर का टुकड़ा लिए और उसको डाले तो अपन देखेंगे कि जो रबर के टुकड़े की लंबाई थी, क्योंकि वजन ज्यादा आएगा तो ज्यादा फैलेगा, वजन कम आएगा तो कम फैलेगा, बराबर है। तो पानी में डालने से क्या हो गया, रबर जो पत्थर का टुकड़ा था 50 ग्राम का, उसका वजन कम हो गया। अब वजन कम हो गया तो रबर की जो इलास्टिसिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। देखो यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे बताया उसने, ये देखो ये पहली कंडीशन, इसकी लंबाई देखो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ लंबाई अपने को ज्यादा दिख रही, लेकिन ये कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कैसी है, कम है। क्या हुआ, उसका जो वजन था, इसका वजन किसने बैलेंस कर लिया, पानी ने बैलेंस कर लिया। इसमें जो है पानी है और पानी ने उसका वजन को बैलेंस कर लिया। उसकी वजह से जो रबर की जो इलास्टिक थी, जो ज्यादा लंब रहा था, वो क्या होगा, कम लंबेगा। ठीक है। देखो पत्थर पानी में डूबने से उस पर ऊपर की सिम पे कुव्वते उछाल का अमल करती है, पत्थर का वजन नीचे की जानिब अमल करता है। इसकी वजह से नीचे की जानिब अमल करने वाली कुल कुव्वत कम होती है। ठीक है। अपन ने भी देखे होंगे कि अगर अपन साइकिल चला रहे, साइकिल जो है अगर हमें अपन तेजी से आगे बढ़ रहे और हमारे मुखालिफ सीट में अगर हवा आ जाए तो हमारी रफ्तार जो है कम हो जाती, बराबर है, क्योंकि हमारी जो सिमत है उसके मुखालिफ सिमत में हवा आ रही, जो उसकी हमारी सिमत की क्या कर रही है, मुखालिफत कर रही है। इसकी वजह से जो है हमारी जो ताकत है वो कम हो जाती, बराबर है, मतलब ज्यादा पैडल मारना पड़ता। तो बिल्कुल उसी तरीके से जमीन की कुव्वत कशिश जो उसको नीचे खींच रही थी, पानी का कुव्वत उछाल जो उसको मुखालिफ सिर में फेंक रहा था, तो माहासल कुव्वत जो है उसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका वजन जो है वो कम हमको महसूस होगा। ठीक है। उसकी वजह से क्या है, किसी शय को
जुज़वी या मुकम्मल तौर पर आपके पास अगर हाइलाइटर है तो इस तरीके से हाइलाइट कीजिए कि किसी भी शय को, ये देखो मैंने जिस तरीके से करा, किसी भी शय को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर डुबोने से उस पर ऊपर की सिमत जो कुव्वत अमल करती है, कौन सी साइड, ऊपर, ये कुव्वत उस शय के जरिए हटाओ, माए के वजन के बराबर होती है। ये जी बारीक बारीक अगर चीज हमने ध्यान में रखे तो ये हमारे एनएमएमएस के एग्जाम में, साइंस के पेपर में हमको पूरे के पूरे नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दिमाग पर जोर दे। आर्शिमेदिस के उसूल के मुताबिक पहले किए गए तजुर्बात के मुशाहिदात की वजाहत कीजिए। अब साइंसदान का तारुफ है। आर्शिमेदिस एक यूनानी साइंसदान और बहुत ही रोशन दिमाग रियाजीदान थे, दोनों भी थे। साइंस में भी उन्होंने तरक्की करे और रियाजी में भी। आदात का इस्तेमाल करके उन्होंने पाए की कीमत दरियाफ्त की। पाए मालूम ना आपको क्या है? अपन यहाँ दायरे के अंदर इस्तेमाल करते, दायरे के रकबे के अंदर 2 पाए आर, दायरे का मुहित सी बराबर अपन क्या लिखते, पाई डी। तो उन्होंने देखे कि दायरे का मुहित और दायरे का कुत्र दोनों की निस्बत निकाले उन्होंने बार बार, तो ये देखे कि हर बार इसकी कीमत कितनी आती, 22/7 आती। कितनी आती, 22/7 आती, या 3.14 और इस तरीके से और आगे आगे आती। तो इसलिए उन्होंने पाई की कीमत फिक्स कर दी कि पाई की कीमत कितनी है, बोले उन्होंने 22/7 है। ठीक है, ये इसके बारे में। अर्शी देखो, तबीयाती साइंस में बेरम, चरखी और पहिए के मुतालिक उनका इल्म यूनानी फौज को रोम की फौज से लड़ने के लिए कारआमद हुआ। इल्म हिंसा और टेक्नोलॉजी में उनकी काम की वजह से उन्हें शोहरत मिली। बाथ टब में नहाने के लिए उतरने के बाद टब से बाहर आने गिरने वाले पानी को देखकर दर्जे बाला उसूल की दरियाफ्त की। यूरेका यूरेका यानी मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, और इसी हालत में वो रास्ते पे दौड़ते हुए चले गए। उनको एक काम करने का बोला था वहाँ के बादशाह ने, कि जो भी उनको काम दिया था, वो टारगेट दिया था, तो वो क्या हुआ, वो बाथ टब में जैसी डुबकी लगाए उन्होंने, तो उन्होंने देखी कि जितना वो अंदर गए उतना ही पानी बाहर चला गया। मिसाल के तौर पर अगर एक पत्थर है, पत्थर का अपने को हजम निकालना है, ये माउस है ना, इसको अपन एक पानी में भरा हुआ एक बर्तन, अगर इसका बोला मैंने हजम निकालो, तो आपको इसका हजम निकालने के लिए रियाजी में कोई भी ज़ाब्ता हमारे पास नहीं है, क्योंकि ना ही ये मखरूत शक्ल का है, ना ही ये इस तवानी की शक्ल का है, ना ही ये कुर्रे की शक्ल का है। तो ऐसी हालत में इसका हजम कैसा निकालना, तो उन्होंने क्या करे, एक इस्तावाना ली और इस तवाने में पूरा लबालब पानी भरे और उसके अंदर ये पत्थर डाल दिए। तो जितना पत्थर अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, और वो जो पानी आया उसको इस तवाना नुमा रॉड में जमा करे, इस तवाना नुमा जार में जमा करे, और इस तवाने का हजम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस तवाने में जो पानी मौजूद हुआ उसका हजम उन्होंने निकाल लिए। तो मतलब जितना इसके अंदर ये डूबा उतना पानी बाहर आया, मतलब इसका हजम और पानी का हजम कैसा हुआ, मसावी हुआ। आपने कौवे की कहानी सुने होंगे, है ना, जैसा जैसा कौवा पत्थर डालते जाता वैसा वैसा पानी ऊपर आते जाता। तो उसी चीज का इस्तेमाल, उसी कंसेप्ट का इन्होंने इस्तेमाल किए, और जब उनको इसका ज़ाब्ता, इसका उसूल मालूम पड़ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसी हालत में बाथ टब में से उठे और सीधा भागते हुए बादशाह के दरबार में चले गए। आर्शिमेदिस के उसूल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जहाज और आबदोज कश्तियाँ, जिसको सबमरीन बोलते हैं, जो पानी के अंदर चलती, पानी पर चलने वाला जहाज और पानी के अंदर चलने वाली उसको बोलेंगे आबदोज कश्तियाँ। अगर YouTube पे नेट पर आप सर्च करेंगे सबमरीन आबदोश कश्तियाँ, तो आपको इसके बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर भी एक आला था जिसके अंदर आप देखेंगे उसके जो नीचे का हिस्सा रहता है उसमें काला काला टाइप लिक्विड रहता, तो उसके ज़रिए से दूध के खालिसपन की जांच की जाती है, तो उसका नाम है लेक्टोमीटर, दूध के आले की जांच। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल इसी उसूल की बिना पर किया जाता। ये हो गया हमारा। अब अपन आगे बढ़ते, देखो कसाफत, शय की कसाफत और निस्बती कसाफत। कसाफत का ज़ाब्ता मैंने बताया है आपको। कसाफत इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेंसिटी, स्मॉल डी से जाहिर करते। तो कमियत बटे हजम, कमियत का वजन जो है किलोग्राम में है और हजम की इकाई मीटर क्यूब है, क्योंकि हजम का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई की इकाई भी मीटर, चौड़ाई की इकाई भी मीटर और ऊंचाई की इकाई भी मीटर।
इसलिए हो गया मीटर की कुवत 3। तो इसलिए हजम का जो ज़ाब्ता है, डेंसिटी कसाफत का जो ज़ाब्ता है, काय का कसाफत का, वो है कमियत बटे हजम, मतलब किलोग्राम पर मीटर की कुवत 3। ये है उसका ज़ाब्ता। ठीक है, ये और निस्बती कसाफत जो रहेगी, ये देखो ये निस्बती कसाफत, निस्बती कसाफत का इसका भी किलोग्राम पर मीटर कुवत 2 है, इसका भी ज़ाब्ता किलोग्राम पर कुवत 2 है, इसलिए कोई इसकी इकाई नहीं रहती। ठीक है, एक जैसी मिकदारों की निस्बत है, इसलिए कोई इकाई नहीं रहती। खाली जगह के अंदर आता एनएमएमएस में इस टाइप का आता कि निस्बती कसाफत की इकाई लिखिए, क्या आएगा, निस्बती कसाफत की इकाई। तो अपन क्या बोलेंगे, निस्बती इकाई की इकाई नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं है, निस्बती कसाफत की कोई इकाई नहीं है, लेकिन कसाफत की इकाई है। ये बात ख्याल में रखना है। ये जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा तो अपन ये न्यूमेरिकल भी इसके हल कर लेंगे, आसान है क्योंकि न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। इसी के साथ ये सबक हमारा मुकम्मल होता। इसके बाद के पीरियड के हम बरक़ीरव और मैग्नेटिसियत के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो मश्क है उसके भी अपने पास वीडियोस अवेलेबल है, उसके नोट्स अवेलेबल है। शाहीन एकेडमी कराड़ जो है, उन्होंने इस पर मटेरियल तैयार करे हुए, नोट्स तैयार करे हुए, आप चाहे तो वो मार्केट में अवेलेबल है, या उस सर का भी नंबर मेरे पास मौजूद है, आप चाहे तो ये बुक बुलाकर उससे फ़ायदा उठा सकते। ये देखिए ये बुक है एनएमएमएस की, आपको नज़र आ रही होंगी, या इसकी मिरर इमेज हो गई होंगी, तो इसको आप इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप उससे फ़ायदा उठाइए। बेहतरीन अंदाज के अंदर एक एक चीज़ इन्होंने समझा के दिए हुए है, न्यूमेरिकल्स भी है, तो इंशाल्लाह इसके कुछ वीडियोस मैं आपको इसके अंदर डालूंगा, और इसमें मेंटल एबिलिटी के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द ही आपको देने वाला हूं। तो जो भी बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।